भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज बड़ा अच्छा अवसर था। ज़्यादातर यहाँ अधिवक्ता है मेजॉरिटी में, लेकिन समय अभाव है। मेरा आइटम 16 लगा हुआ है माननीय चीफ जस्टिस साहब के यहाँ, और वो मैटर ये है कि मैंने भारत में मदरसे बंद होने चाहिए और भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, वही केस आज लगा हुआ है। इसलिए मुझे यहाँ से, मैंने भी क्लर्क को बोला कि जैसे आइटम 1 आ जाए मुझे आसाम में इशारा कर देना, तो मैं आइटम 16 तक सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाऊँगा। सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। ग्राहक, वैसे तो ग्राहक के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। ग्राहक देवता है, ग्राहक देव है, उसको मैं रिपीट करने की बजाय मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर हम समस्याओं की वाई एनालिसिस करें तो जो समस्याएं आ रही हैं कहीं ना कहीं उसमें अर्थ मूल है। उसमें अर्थ, हमारे पास जमीन 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, यानी हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है नहीं। अब चूंकि जनसंख्या 20% है, जमीन 2% है, पानी 4% है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्राहक हमारे यहाँ पैदा होते हैं। हमारे देश में 90,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ 45,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ 11,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। रूस, जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज़्यादा है, वहाँ 4,000 ग्राहक पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है, वहाँ 1,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। कनाडा, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ 4,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। ब्राज़ील, जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है, वहाँ 8,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। और हमारे देश में कितने ग्राहक पैदा होते हैं? 90,000। 90,000। तो पूरी दुनिया में जो उत्पादक हैं उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र क्या है? भारत। भाई, जितनी ज्यादा ग्राहक होंगी उतना बाजार में चकाचौंध रहेगी, उतनी भीड़ रहेगी। जितनी भीड़ रहेगी, कोई भी दुकानदार थोड़ी चाहता है सुनसान रहे उसकी गली में या उसकी मार्केट में। तो इसलिए बाकी सारी कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए बहुत खुश होने की जरूरत है, इसमें बहुत बड़ी चीजें भी चल रही हैं। वो अपना पानी बचा रही हैं, अपनी हवा बचा रही हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रही हैं, वहां कचरा नहीं फैलने दे रही हैं, और हमारे यहां सब कुछ होता जा रहा है। हमारे यहां एक कंपनी का नाम छोड़ देता हूं, लेकिन जैसे मोबाइल, तो मोबाइल की बैटरी रीयूज भी नहीं होती है, मोबाइल की बैटरी जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। तो पूरी दुनिया की मोबाइल की कंपनियां हमारे यहां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनको लगता है सबसे बढ़िया कूड़ा घर यही है, वहीं बनाओ, वहीं बेचो, वहीं कूड़ा छोड़ो। 20-50 साल में जितना लगाया उसका 5 गुना लेके बाहर आ जाओ, क्योंकि ग्राहक सबसे ज्यादा यही है। तो विकास और विनाश के बीच में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। इसलिए 2 कानून की जरूरत है। एक भारतीय व्यापार संहिता और दूसरा भारतीय ग्राहक संहिता, जो भी है नहीं। ग्राहक के लिए कुछ राइट अपने फूड प्रोटेक्शन एक्ट में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। इतना हमें अधिकार मिल गया है कि कम से कम अगर हम कुछ खरीदते हैं पैकेट पे, तो ये देख लें कि हाँ भाई, इसमें किसने बनाया है, कब बनाया है, एक्सपायरी डेट कब की है, कब तक चलेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है क्या कि उसकी लागत कितनी है? नहीं। हमें एमआरपी पता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है हमें पता है क्या? नहीं पता है। पता होनी चाहिए। ग्राहक को यह अधिकार है, हमें पता होना चाहिए कि जो हम सामान 20 रुपए का खरीद रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी लागत है कितनी? 1 रुपए है कि 80 पैसे है कि 50 पैसे है, कितनी है?
दूसरा, हम जिससे खरीद रहे हैं हमें उसके बारे में भी जानने का अधिकार है। अब उत्तर प्रदेश सरकार में थोड़ा सा एफर्ट किया तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। क्यों पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस कानून के अंतर्गत आप कह रहे हो कि अपने अपने नेम डिस्प्ले करो। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट वो वैक्यूम दिखा रहा है। हम तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि किस कानून के तहत कर रहे हो, हम उसको निगेटिव नहीं ले रहे, हम तो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहले कानून बनाओ और फिर डिस्प्ले मैंडेटरी करने के लिए आप कर दो। अगर आप सेंट्रल का कोई एक्ट राज्य में लागू कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सड़क पे क्यों कर रहे हैं, एक एरिया में क्यों कर रहे हैं? पूरे राज्य में करो। और फिर ग्राहक के लिए जो अलग अलग 7-8 कानून है, उससे न ग्राहक को पता है बहुत कुछ। सच्चाई यह है कि जो अथॉरिटीज हैं उनको भी बहुत क्लैरिटी नहीं आ पाती है, बड़ी मिक्सिंग सी रहती है। अच्छा, ये वाला इस कानून से गवर्न होगा, किस कानून से गवर्न होगा? अल्टीमेटली भारत के सभी ग्राहक को राइट टू इंफॉर्मेशन तो है, उसको जानने का अधिकार है। राइट टू फूड है, और फूड का मतलब शुद्ध भोजन करने का अधिकार है। अशुद्ध भोजन थोड़ी, थूक मिला हुआ, पेशाब मिला हुआ, मलमूत्र मिला हुआ, ये उसको अधिकार थोड़ी है। उसको शुद्ध भोजन का अधिकार। इसलिए एक भारतीय ग्राहक संहिता और एक भारतीय उत्पादक व्यापार संहिता। व्यापार संहिता क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कोई कंपनी हम खोलते हैं तो उसका होता है ईपीए, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। यानी ये कंपनी जब खुलेगी तो ये कितना इससे धुआं निकलेगा, ये असेसमेंट होता है। ये कंपनी खुलेगी तो कितना पानी खर्च होगा, पानी वेस्ट होगा, ये भी असेसमेंट होता है। लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट से कितना धुआं निकलेगा, इस कंपनी के प्रोडक्ट से कितना पानी बर्बाद होगा, इसका असेसमेंट नहीं होता। तो एक भारतीय व्यापार संहिता हो, और उस भारतीय व्यापार संहिता में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट का हमारी संस्कृति पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट का हमारे मानव मूल्यों पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट से हवा कितनी गंदी हो रही है, उस प्रोडक्ट से पानी कितना बर्बाद हो रहा है, उस प्रोडक्ट से जमीन कितनी बर्बाद हो रही है, इसका असेसमेंट नहीं होता। तो आज की डेट में जो भारत का संविधान राइट टू बिजनेस देता है, व्यापार करने का अधिकार देता है, चूंकि एक भारतीय व्यापार संहिता नहीं है तो उसके आड़ में व्याभिचार के अड्डे भी खुल रहे। संविधान कहता है राइट टू बिजनेस, व्यापार का अधिकार, लेकिन उसको क्या बना दिया? व्याभिचार का अधिकार। हम राइट टू बिजनेस में हुक्का बार खोल रहे हैं, राइट टू बिजनेस में डांस बार खोल रहे हैं, राइट टू बिजनेस में जो है बियर बार खोल रहे हैं, राइट टू बिजनेस में सट्टा बार खोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? बियर बनाने वाली कंपनी से कितना धुआं निकलेगा यह तो असेसमेंट हो रहा है। बियर बनाने वाली कंपनी का जो बियर बिकेगा उसका क्या इंपैक्ट आएगा, उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे अपराध कितना बढ़ेगा, उससे बलात्कार कितना बढ़ेगा, उससे भारत की संस्कृति कहां जाएगी, इसका असेसमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए दो चीजें जरूरी है। तीसरी चीज, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में, चूंकि हमने आज तक भारतीयकरण नहीं किया, उससे बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम महर्षि पतंजलि को पढ़ाएं तो बच्चा अष्टांग योग भी पढ़ेगा। बच्चा अष्टांग योग पढ़ेगा तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि भी पढ़ेगा। अष्टांग योग पढ़ेगा तो अपरिग्रह भी पढ़ेगा। अपरिग्रह पढ़ेगा तो कहते नहीं, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक, ऋतुओं के अनुसार न्यूनतम चीजें खरीदेगा।
ऋतुओं के अनुसार न्यूनतम भोजन करेगा, आवश्यकता अनुसार भोजन करेगा और आवश्यकता अनुसार वस्त्र पहनेगा। आखिर जमीन तो हमारे पास 2% है। कपास कितनी पैदा होती है सबको पता है, हमारे यहां कितनी पैदा होती है। अब कपास की पैदावार कम है, लेकिन व्यापार बढ़ाने के लिए कंपनियां इस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रही हैं अपने कपड़े बेचने के लिए। तो कितने दिन हम कपास और पैदा कर पाएंगे? पहले बिना खाद डाले कपास पैदा कर रहे थे, अभी खाद डाल डाल के कपास पैदा कर रहे हैं। लेकिन खाद की एक लिमिट है, कितने दिन खाद के बल पे कपास पैदा कर लें। तो कल को कपास खत्म हो जाएगा, तो 20-25 साल के बाद हमारे पास कपास ही नहीं होगा। तो फिर तो हम केवल नायलॉन पहनेंगे, रेयान पहनेंगे, हमारे पास तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो कपास खत्म और ग्राउंड वाटर खत्म। पानी हमारे पास 4% है, खत्म होता चला जा रहा है। कपास को पानी कहां से मिलेगा? जहां जहां कपास पैदा होती है, देखिए वहां का, चाहे महाराष्ट्र वाला एरिया, अगर महाराष्ट्र में कोई होगा तो कोई आइडिया होगा आपके यहां ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला गया, जा रहा है। इस उपभोक्तावाद के कारण ग्राउंड वाटर नीचे चलता जा रहा है, जो कोई कंपनी लाके नहीं दे सकती। इस उपभोक्तावाद के कारण हवा गंदी होती जा रही है, जो कोई कंपनी शुद्ध ठीक नहीं कर सकती। इस उपभोक्तावाद के कारण हमारी संस्कृति गर्त में जा रही है। इस उपभोक्तावाद के कारण अश्लीलता परोसी जा रही है। अल्टीमेटली पोर्नोग्राफी की जो वेबसाइट है, वो तो जो पैसा कमा रहा है, लेकिन भारत कहां जा रहा है? भारत की संस्कृति कहां जा रही है? रील बनाने से कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रील बनाने के बाद भारत कहां जा रहा है? हमारी संस्कृति कहां जा रही है? बियर बार, हुक्का बार, डांस बार खोल के चलो ठीक है, कुछ लोगों की दुकान चल रही है, मालामाल हो रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, इस देश का सबसे बड़ा बियर विक्रेता भारत का सांसद बन जाता है, और अलग अलग पार्टियों से, एक बार एक्स पार्टी से बनता है, एक बार वाई पार्टी से बनता है। जरा देखिएगा माल्या कौन कौन सी पार्टी से सांसद बना है। यह दुख की बात है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे साथ जो खेल हो रहा है हम समझ ही नहीं पा रहे। मैं ग्राहक पंचायत को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, गिलहरी प्रयास आप लोग कर तो रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है इसको। मैं व्यापार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ऐसा व्यापार जो हमारी सनातन संस्कृति को खत्म कर दे, हमारी जनरेशन को खत्म कर दे, हमारे परिवार को तोड़ दे, अपराध बढ़ाए, व्यभिचार बढ़ाए, हत्या बढ़ाए, बलात्कार बढ़ाए, उस व्यापार का क्या मतलब? ऐसा व्यापार जो आज फले फूले और 25 साल के बाद पूरे भारत को बंजर बना दे, उस व्यापार का क्या फायदा? तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य की जरूरत है, और सामंजस्य तभी आ सकता है जब भारत में एक भारतीय व्यापार संहिता हो और दूसरी एक भारतीय ग्राहक संहिता हो। तो हमारे पास सिंगल एक किताब होनी चाहिए। मैं 8 किताब क्यों देखूं? मैं अगर कंज्यूमर हूं, और भारत का हर बच्चा कंज्यूमर, छोटा बच्चा भी दूध पीता, वो भी कंज्यूमर है, टीचर भी कंज्यूमर है, डॉक्टर भी सब कंज्यूमर है। तो मेरे पास तो एक किताब होनी चाहिए, उसी में 8-10 चैप्टर हो कि चैप्टर नंबर 1 ये, चैप्टर नंबर 2 ये, चैप्टर नंबर 3 ये, चैप्टर नंबर 4 ये, आसान भाषा में हो, उदाहरण के साथ हो, विथ एग्जाम्पल हो। जज के लिए पढ़ना आसान, वकील के लिए पढ़ना आसान, उपभोक्ता के लिए पढ़ना आसान। ऐसे कानून का क्या फायदा जिसका ठीक से इंटरप्रिटेशन जज ही ना कर पाए? मैं कई बार कहता हूं, अगर किसी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग फैसला दे रही है, हाई कोर्ट अलग फैसला दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा अलग फैसला दे रही है, इसका मतलब वो कानून महाघटिया है। जिस कानून की व्याख्या जज नहीं कर पा रहे हैं, वो आम जनता कहां से कर लेगा? आम जनता कहां से उसकी व्याख्या ठीक से करेगा? और फिर जब ठीक से व्याख्या नहीं करेगा तो लड़ेंगे आपस में, तू मैं करते रहेंगे। इसलिए कानून जितना हो, जिस विषय पे हो, अगर वो इंटीग्रेटेड हो, समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, और अपने देश की स्पिरिट में, तो अच्छा। दुनिया क्या कर रही है हमसे इससे लेना देना नहीं है। अमेरिका के पास हमसे 3 गुना जमीन है, जो जो करना है कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। चीन के पास हमसे 3 गुना जमीन है, उसको जो करना है करे। हमारे पास तो 1/3 जमीन है ना।
ऑस्ट्रेलिया के पास हमसे 2.5 गुना जमीन है, कनाडा के पास हमसे 2.5 गुना जमीन है, ब्राजील के पास हमसे 2.5 गुना जमीन है, रूस के पास हमसे 5 गुना जमीन है। उनको जो करना है करें, लेकिन हम तो कहते हैं जितनी चादर उतने तो पैर फैलाएंगे ना। ज्यादा पैर फैलाएंगे तो चादर फट जाएगी, और चादर फटने के कगार पे आ चुकी है। चादर फटने के कगार पे आ चुकी है। दिल्ली में 1-2 महीने के अंदर यहां जीना मुश्किल हो जाएगा। रिसर्च बता रहा है, सर्वे बता रहा है कि दिल्ली की उम्र, लोगों की उम्र 10 साल कम हो गई भाई साहब। एवरेज उम्र 10 साल कम हो गई है। और मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैं जब मेरे पास पर डे कहीं कहीं से खबर आती है, वहां जाना है, मतलब लोग शरीर छोड़ते हैं, तो मैं एक बात जरूर पूछता हूं, कितने साल के थे? पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, मुझे 85 से ऊपर वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब दिल्ली में लोग 85 से ज्यादा झल ही नहीं पा रहे। क्यों हो रहा है? उसका कारण केवल पराली नहीं है, पराली भी एक कारण है, लेकिन उसके और भी कारण। पानी गंदा हो चुका है, हवा गंदी हो चुकी है, दूध अशुद्ध है, फल अशुद्ध है, सब्जी अशुद्ध है, सब कुछ अशुद्ध है। तो ये ग्राहक, चूंकि हम ग्राहक की बात कर रहे हैं, तो ग्राहक को दूध शुद्ध पीने का मिलना चाहिए ना। ग्राहक को सब्जी शुद्ध मिलना चाहिए, ग्राहक को आटा शुद्ध मिलना चाहिए, ग्राहक को भोजन शुद्ध मिलना चाहिए, ग्राहक को तेल शुद्ध मिलना चाहिए। कितने पैसे में मिलेगा वो दूसरा पहलू है, पहले शुद्ध तो मिले। एमआरपी सिस्टम का कहीं कोई कैलकुलेशन ही नहीं, आज तक हमने कुछ फार्मूला फिट नहीं किया। कितना होगा, कैसे होगा, कितना होगा, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कितने गुना भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एक दवा बनाने वाली कंपनी, दवा की लागत आ रही हो 50 पैसे और कैप्सूल बिक रहा हो 100 रुपए में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इन विषयों पे चिंतन की आवश्यकता है, और इसका जो एक समाधान मुझे दिखाई पड़ता है वो शिक्षा व्यवस्था। हम भारतीय जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था हमारी थी, बहुत अच्छी थी, हालांकि आज का विषय नहीं है। उदाहरण के लिए महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ा रहे, हमारे बच्चों को अपरिग्रह पता ही नहीं है। महर्षि माधवकर को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि शारंगधर को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि वाग्भट को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि सुश्रुत को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि चरक को नहीं पढ़ा रहे, तो उसको यह पता ही नहीं है कि कब क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना खाना। तो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो बीमार होता जा रहा है। तो भारत के ग्राहक खूब खा रहे हैं और खूब बीमार हो रहे हैं। और बीमार हो रहे हैं तो पहले तो खाने पे खर्च किया और फिर डॉक्टर पे खर्च किया। तो ये जो खाना और बीमारी के बीच में पूरा नेक्सस है, वो किस लिए है? क्योंकि आपको एक अनकंट्रोल्ड ग्राहक बना, उपभोक्ता बना दिया गया है। कहते हैं इसको उपभोक्तावाद कह लीजिए, कि पूरा उपभोक्तावाद फैलाया जा रहा है। समाजवाद, अंबेडकरवाद, बाकी वाद कितने चल रहे हैं उसका तो मैं नहीं जानता, लेकिन उपभोक्तावाद चरम पे है। आपको इस तरीके से मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से। अच्छा, दूसरा, एड में भी वो मैं एक यूनिफॉर्म बिजनेस कोड और यूनिफॉर्म कंज्यूमर कोड इसलिए बात कर रहा हूं। एड जो दे रहे हैं उसमें झूठ दे रहे हैं। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो सच बोलने की आजादी देता है, झूठ बोलने की नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, लिखने की आजादी देता है, तो सच लिखने की आजादी देता है, झूठ लिखने की नहीं। राइट टू रिलीजन देता है, तो अपने पंथ को पालन करने का आजादी देता है, कन्वर्जन की नहीं। राइट टू कस्टम देता है भारत का संविधान, तो रीतियों को पालन करने की आजादी देता है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को पालन करने की आजादी देता है, कुप्रथा को नहीं। लेकिन प्रथा क्या है, कुप्रथा क्या है, रीति क्या है, कुरीति क्या है, धर्म क्या है, धर्मांतरण क्या है, इसको बीच में भेद तो करना पड़ेगा। आप व्यापार के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश तो नहीं कर सकते ना। प्रकृति का विनाश नहीं कर सकते, संस्कृति का विनाश नहीं कर सकते,
परंपराओं का विनाश नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। 15वीं शताब्दी तक गणेश जी की जो मूर्ति हुआ करती थी उसमें 4 हाथ हुआ करते थे। एक हाथ में कुल्हाड़ी जो उनका मुख्य शस्त्र था, एक हाथ में गदा, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ आशीर्वाद। मेरे पास उसकी है फोटो है। फिर मुगल काल आया, फिर अंग्रेजों का टाइम आया। आज की डेट में आप जरा देखिएगा गणेश जी के हाथ में क्या है। न त्रिशूल है, न कुल्हाड़ी है, न गदा है। एक में लड्डू है, एक में मोदक का लड्डू है, एक में कमल का फूल है, एक में आशीर्वाद है, एक में। तो हमने बड़े चालाकी से क्या किया, पहले वो सारे शस्त्र निकाल दिए, जिससे भाई लोग गए गणेश की पूजा करने वाले भूल जाएंगे शस्त्र भी कोई चीज होती है। दूसरा, लड्डू, पूरा का पूरा फोकस किस पे आ गया, लड्डू पे। और इस बार के गणेश पंडाल के समय में मेरा कार्यक्रम महाराष्ट्र में था, पूना, कोल्हापुर, मुंबई, इस वाले क्षेत्र में था जब गणेश पूजा चल रही थी। मैं बहुत सारे गया, तो जहां जहां गणेश जी के पंडाल लगे थे, मोदक तो भर भर के रखा हुआ था, लड्डू खूब रखा हुआ था, लेकिन किसी पंडाल में न कुल्हाड़ी थी, न त्रिशूल था, न गदा था। ये कहां से आया, उपभोक्तावाद। ये कहां से आया, उपभोक्तावाद। और दुष्परिणाम क्या हुआ, दुष्परिणाम यह हुआ कि गणेश जी के पंडाल पे पत्थरबाजी हो गई, सारे भाग रहे। कुल्हाड़ी, तलवार और त्रिशूल होता तो भागते क्या, जरा जोर से बोलिए, पत्थरबाजी करने की हिम्मत पड़ती क्या। तो यह उपभोक्तावाद का दूसरा परिणाम है। अभी दुर्गा जी की यात्रा निकली है तो बहराइच में हुआ है, सुना होगा आप लोगों ने, राम गोपाल मिश्रा को मार दिया। दुर्गा जी के 8 हाथ में क्या क्या था आप देख लीजिए, त्रिशूल है, तलवार है, गदा है, सब कुछ है। लेकिन आज की डेट में जहां दुर्गा जी का पंडाल होता है वहां मिठाई खूब, मिठाई माता जी कितना खाती भगवान जाने, लेकिन उनके शस्त्र वहां पूजन के लिए नहीं रखे हुए हैं। बाकी चीजें खूब रखी हैं, केला भी रखा है, कपड़ा भी रखा है, ये भी रखा है, वो भी रखा है। मतलब अगर आप किसी दुर्गा जी के पंडाल में जाएं तो आपको समझ में आएगा कि उपभोक्तावाद कितना चरम पे आ गया, हमारी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर हावी हो चुका है। उपभोक्तावाद हमारी शिवरात्रि में हावी हो चुका है, उपभोक्तावाद हमारे जन्माष्टमी में हावी हो चुका है, उपभोक्तावाद हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति पे हावी हो चुका है। आप बताइए कि जब परशुराम जी की जो लोग जयंती मनाते हैं, कभी कोई परशु लेके निकलता है क्या, नहीं। सब लोग नवरात्रा मनाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, हाथ में तलवार होती है क्या, नहीं। गणेश जी की विसर्जन के लिए जाते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी होती है क्या, नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, त्रिशूल होता है क्या, नहीं। उपभोक्तावाद ने धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना जकड़ लिया है कि हम अपनी परंपराओं से दूर हो गए हैं। इसलिए इस पे कुछ कदम उठाने की जरूरत है। समाज को जगाना भी जरूरी है, लेकिन नीतियां बनानी भी जरूरी है। दोनों चीजें करना पड़ेगा, समाज भी जगे, नीतियां भी जगे, नीतियां भी बने तो अच्छा मतलब मुझे लगता है ज्यादा जल्दी से इसका परिणाम आता है। केवल समाज जागता रहेगा, कितने लोग हम जगा पाएंगे, हमारी एक लिमिट है। 150 करोड़ के भारत में हम कितने लोग को जगाएंगे, लेकिन नीतियां भी हो। इसलिए समाज और शासन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि समाज का अलग कार्य है और शासन का अलग कार्य ना। समाज की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही यह शासन है। यह भारत का जो संविधान बना है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस संविधान का लक्ष्य ही है सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरश्रुत नीति। इस संविधान का लक्ष्य ही है अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब वीरु शरीरा। इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। तो राम राज्य कैसे स्थापित होगा? जब अल्प मृत्यु नहीं होगी। अल्प मृत्यु तब नहीं होगी जब लोगों को शुद्ध भोजन मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध सब्जी मिलेगी, तब तो अल्प मृत्यु रुकेगी, नहीं तो अल्प मृत्यु शुरू हो चुकी है।
राम राज्य तब आएगा जब वास्तव में हम झूठी चीजें पढ़ना बंद कर देंगे। पानी हमारे पास 4% है। अब जो बाथरूम में वो 400-500 लीटर वाला एक टब आता है, ठीक है, तो बाथ टब बनाने वाली कंपनी का ये सर्वे तो होता है कि इस कंपनी से कितना धुआं निकलेगा या इस कंपनी से कितना पानी गंदा निकलेगा, लेकिन यह नहीं होता कि जो पर डे ये 1000 बाथ टब बना रही है, इस बाथ टब से कितना पानी बर्बाद होगा, इसका इंपैक्ट, इसका असेसमेंट नहीं होता। तो फैक्ट्री का ही नहीं, उसके प्रोडक्ट का भी एयर इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, वाटर इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट से कितना हवा पे प्रभाव हो रहा है, कितना पानी पे हो रहा है, कितने हमारे जंगल पे हो रहा है, कितनी हमारी जमीन पे हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना हमारी संस्कृति पे हो रहा है। इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं यहां से भी 30-40 मिनट लगेगा मुझे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। समय होता मैं चाहता था आपके बीच में लंबे समय तक रहूं, लेकिन लगता है कि समय की मर्यादा है। आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग सुने, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।